AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों के लिए एक जो सीरीज बनाया हुआ है क्विक रिवीजन का, उसी में ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, देखो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर यूनिट का जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो हमारा सेमेस्टर्स ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये हमारा यूनिट 3 है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का हम लोगों ने क्विक रिवीजन का जो वीडियो है, ठीक है, उसको आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन यूनिट 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ठीक है, देखिए जो भी स्टूडेंट्स हैं AKTU के जो 1st एंड 3rd सेमेस्टर में हैं, उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज हमारे यूनिक सीरीज जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे वो CS का हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी ब्रांच का हो, हर एक सब्जेक्ट्स आपको क्या है यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं। 5th सेमेस्टर AKTU सब्जेक्ट हमारे पास हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो मशीन डिज़ाइन हो, पावर सिस्टम हो, डाटाबेस मैनेजमेंट हो, यहाँ पे बहुत सारे क्या है सब्जेक्ट जो हमारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्सेज। देखो ये सारे सब्जेक्ट क्या है कि आप इनरोल कर सकते हैं। कहाँ इनरोल करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐप कौन सा करना पड़ेगा, यूनिक सीरीज। ठीक है, यूनिक सीरीज को डाउनलोड करिए और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए उसको आप क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कूपन कोड लगाते हैं, ध्यान से समझेंगे, अगर आप क्या करते हैं, कूपन कोड लगा देते हैं क्या, सेव 20, तो आपको क्या होता है, 20% ऑफ मिल जाता है तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को और भी आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, देखो रेशनल मेथड, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, फ्लड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टैटिकल एनालिसिस भी करने वाले हैं, फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो डिजाइन स्टॉर्म, डिजाइन ठीक है, डिजाइन फ्लड, रिस्क लाइबिलिटी एंड सेफ्टी फैक्टर। ये हमारे क्या है जो टॉपिक्स है जिसको हमें क्या करना है, कवर करना है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा इसी का सब पार्ट है फ्लड राउटिंग, गवर्निंग इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ हाइड्रोलॉजिक रूट, ठीक है, राउटिंग, रिजर्वायर फ्लड राउटिंग और मस्किंगम मेथड। देखो ये सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे टच करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लड की। फ्लड का मतलब होता है सिंपल सा बाढ़। और जब बाढ़ आता है तो नॉर्मल जो वाटर फ्लो होता है, चाहे रिवर हो, चाहे कहीं पे भी हो, नेचुरल या आर्टिफिशियल इम्बैंकमेंट कहीं पे भी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब फ्लड आता है तो जो वाटर का लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्लो होती है ना, देखो जो फ्लो होती है, देखो एक फ्लो क्या होती है, नॉर्मल फ्लो होती है। ध्यान से समझना, नॉर्मल का मतलब कि जैसे हमारा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मानसून को छोड़ के, मानसून को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब बरसात को मत कंसीडर करो। उसके बाद जितने भी हमारे क्या हैं कि 11 महीने, अगर मैं जुलाई को छोड़ देता हूँ, जून जुलाई 2 महीने को छोड़ देता हूँ, तो 10 महीने हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल सीजन हम मान रहे हैं इसको। तो ठीक है, तो नॉर्मल सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाटर लेवल है वो कैसा होता है, कांस्टेंट टाइप का होता है, नॉर्मल होता है। बट मानसून में क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है क्या, हाई, एक हमें पीक देखने को मिलती है। ठीक है, हमें एक हाई लिप देखने को मिलती है कि हमारा क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई रिवर जा रही है, तो ये दोनों जो हमारे क्या होते हैं, जो कोर होते हैं, ठीक है, कॉर्नर होते हैं,
इसको वाटर क्या करता है, टच करते हुए इसके बाउंड्री से भी कुछ इधर क्या होता है, फ्लड यहाँ पे वाटर क्या होता है, फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि जब भी फ्लड की अगर बात आती है तो ये समझ लो कि बाढ़ की बात हो रही है, और उसमें क्या हो जाता है कि कोई भी ऐसा फ्लो जो होता है वो क्या होता है, हाई हो, और जो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट को क्रॉस करता है उसी को हम फ्लड बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो, ये जब भी फ्लड आता है, ये बहुत कॉमन बात है कि जब भी फ्लड आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हेलीकॉप्टर से कई बार केरला जाते हैं, कई बार तमिलनाडु जाते हैं, कई बार आसाम जाते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आती है, फ्लड आता है, त्रासदी आती है। वहाँ पे बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, घर हमारा जो है वो डूब जाता है। ठीक है, कोलैप्स हो जाता है। इकोनॉमिक लॉसेस का मतलब क्या होता है कि रोड खराब हो गई, बिजली गिर गया, घर नुकसान हो गया। तो ये सारी क्या चीज़ें होते हैं, ये डैमेजेस हमें आते हैं। ये सिंपल अभी हम बात कर रहे हैं, एक क्या है समरी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी जो फ्लड आता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर, लाइफ के ऊपर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोग्राफ क्या होता है, एक्सट्रीम फ्लड एंड स्टेज करस्पॉन्डिंग टू द फ्लड पिक। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी फ्लड की बात आती है तो वहाँ पे हम फ्लड पिक की बात करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि जैसे मान लो कि ये क्या है, एक लेवल है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, रिवर है, वाटर फ्लो हो रहा है नॉर्मल। ठीक है, बट फ्लड में क्या होता है कि इस जो रिवर का जो क्या होता है, जो फ्लड पिक होता है, जो पिक सबसे टॉप्स क्या होता है, एलिवेशन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो हमारी डेप्थ होती है ना, मैं इसको एलिवेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसे एलिवेशंस जो मैक्सिमम होता है देखने को मिलता है, पिक देखने को मिलता है इन दैट सिचुएशन। ठीक है, दैट फ्लो कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्लड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी फ्लड होती है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड्स हमारे पास होते हैं जिससे हम फ्लड को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रेशनल मेथड हो गया, एम्पिरिकल मेथड हो गया, फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज हो गया। ये वो तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा फ्लड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका एलिवेशंस क्या है, उसका नेचर क्या है, कितना क्यूमिक हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ रेशनल और एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, फ्लड को। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं जैसे रेशनल मेथड की। ठीक है, अब देखो रेशनल मेथड में मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख सकते हो कि रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू यूनिफॉर्म रेनफॉल। अब देखो ये हाइड्रोग्राफ है, एक यूनिफॉर्म रेनफॉल। यूनिफॉर्म रेनफॉल का मतलब कि किसी भी पार्टिकुलर रीजन्स में, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जो रेनफॉल को हम कंसीडर करते हैं वो कैसा कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, मतलब एक बराबर हो रही है। ठीक है, ये ऐसा कंडीशंस है। उस कंडीशंस में आप देख सकते हो कि एक ऐसा टाइम होगा, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा जो रेनफॉल होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, मान लो 0 है। ठीक है, स्टार्ट हुआ। अब देखो 0 से स्टार्ट होते 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ध्यान से समझना मेरी बात, जैसे जैसे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ध्यान से समझना, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, रन ऑफ भी बढ़ता जाएगा। और ये जो बढ़ रहा है, इस जो बढ़ रहा है, जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये जो रन ऑफ का ये क्या है, ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना पिक। देखो यहाँ पे पिक क्या आई, हमारी मैक्सिमम आई। और फ्लड में मैं बात कर रहा था कि मैक्सिमम पिक को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये रेनफॉल का कंडीशन हुआ, रेनफॉल बंद हो गया। अब रेनफॉल क्या हो गया, बंद हो गया, कंडीशन मैंने मान लिया। अब देखो यहाँ के बाद से ये सेकंड पार्ट है, इसको चलो पार्ट 1 बोला, पार्ट सेकंड। पहला ये कंसीडर किया कि पहले बारिश हो रही थी, तो उसमें हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम के साथ क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे हमें मैक्सिमम रन ऑफ देखने को मिला, मैक्सिमम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन पे। उसके बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो हमारा लेवल है, ठीक है, जैसे ही बारिश खत्म होती है, ये जो हमारा पिक है वो क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। इसी चीज को रिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज को रिसीजन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने देखा कि जो रेशनल मेथड्स होते हैं बेसिकली, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि कोई भी टाइम ड्यूरेशंस में जो हमारी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है रेनफॉल की, और एक वेरी लॉन्ग ड्यूरेशंस में हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिन में इसको अकरेंस करते हैं। ठीक है, तो हम इससे पता क्या चलता है, देखो अभी मैंने बताया कि हम लोग ग्रेजुअली क्या होता है, रन ऑफ इंक्रीज होता है 0 से लेके एक कांस्टेंट वैल्यू तक। कांस्टेंट वैल्यू क्या हो सकती है सर? वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, एक पीक वैल्यू आएगी जिस पे क्या होगा, मैक्सिमम रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा। देख रहे हो ना, यहाँ से देखो ये कांस्टेंट हो गया ना, ये देखो इसके बाद ये क्या होगा, बिल्कुल सीधे जा रहा है ये ग्राफ ऐसे, और फिर इसके बाद क्या हो रहा है, रिसीजन हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कहने का मतलब है कि जो रन ऑफ इंक्रीज अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली फ्लो भी ज्यादा होगा। अरे रन ऑफ अगर ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा रन ऑफ होगा तो डेफिनेटली फ्लो भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, ठीक है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइप ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी रीजन्स में, किसी भी यूनिफॉर्म रेनफॉल में हमारी जो टाइमिंग है, ठीक है ना, कितना टाइम तक, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीसी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, डेफिनेटली होगी, रेनफॉल की भी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकुलर रीजन्स में हम मैक्सिमम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन में कितना हमारा क्या हुआ, रन ऑफ फ्लो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो इसके बाद क्या होता है, रेशनल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, देखो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा टॉपिक्स है ना ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो कुछ फॉर्मूलेस है, ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम फ्लड एस्टिमेट करना है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, पुट करना है वैल्यू को, डायरेक्ट हमें क्या पता चल जाएगा, पीक फ्लड डिस्चार्ज हमें पता चल जाएगा, क्यों पता चल जाएगा। ठीक है, देखो लेकिन एप्लीकेबल फॉर ओनली साइज कैचमेंट, देखो कैचमेंट साइज जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेस देन 50 किलोमीटर स्क्वायर होगा अर्बन ड्रेनेज के लिए। ठीक है, डिजाइन स्मॉल कल्वर्ट एंड ब्रिजेस के लिए। तो पीक फ्लड डिस्चार्ज होता है वो AIR अपॉन 360। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इसके क्यू के फॉर्म में, ठीक है, KPC A अपॉन 360 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे I क्या है, A क्या है, R क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, I क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, ये क्या है, KB क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ है। ठीक है, A क्या है, कैचमेंट एरिया, ध्यान से समझना, इसको किस में कंसीडर करना है, हेक्टेयर में कंसीडर करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एरिया को, R यहाँ पे R है, यहाँ पे PC है, इसको हम लोग डिजाइन ठीक है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बोलते हैं, इसको mm पर आवर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, TC क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, यहाँ से ना इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। ठीक है, अकैचमेंट ऑफ, देखो अकैचमेंट ऑफ एरिया 200 हेक्टेयर हैज अ रन ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशंस लार्जर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंड इंटेंसिटी इतना है। ठीक है, तो पीक डिस्चार्ज बताना है। अभी जस्ट हमने बताया कि यहाँ पे अगर हमें पीक डिस्चार्ज को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AIR अपॉन 360 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देना, एरिया को हमें किस में कंसीडर करना था, हेक्टेयर में। एरिया गिवन है, कितना है, A = 200 हेक्टेयर। ठीक है, I क्या है, इंटेंसिटी, देखो ये क्या है, I क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट, इसको I क्या है, रन ऑफ कोफिशिएंट कितना है, 0.5। ठीक है, R क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे R क्या है, ये हमारा कैचमेंट इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी R की वैल्यू कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर पर आवर, जबकि एक्चुअल में mm पर आवर होना चाहिए R की वैल्यू। देखो
आर हमारा एक्चुअल में mm पर आवर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, mm पर आवर, ठीक है। अब इसको चेंज करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। इसको चेंज करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, पिक डिस्चार्ज हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, अरे ए पता है, आई पता है, आर पता चल गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे mm है, ठीक है, ये सेंटीमीटर है, mm में हमें करना है, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। अब देखो टाइम जो TC था, अभी जस्ट हमने बात किया था TC का, ठीक है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था TC, यहाँ पे है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से, ठीक। TC इज इक्वल टू 0.01947 L की पावर, देखो L की पावर कितना है यहाँ पे, ठीक है, 0.77 S की पावर, ठीक है, -0.385, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको किर्पिच इक्वेशंस भी बोलते हैं। अब देखो TC क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, L क्या है यहाँ पे, देखो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो है मैक्सिमम लेंथ जो कवर करेगी वो क्या है, लेंथ है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये 0.77। S क्या है, स्लोप ऑफ कैचमेंट, ठीक है, ये क्या है, स्लोप ऑफ कैचमेंट। अब देखो इंपीरिकल फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, रेशनल फॉर्मूला की। देखो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, रेशनल फॉर्मूला की, ठीक है, रेशनल मेथड की। अब बात करेंगे किसकी, इंपेरिकल। इंपेरिकल में भी क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेस होते हैं जिससे हम फ्लड पीक को, और जो भी हमारा क्या होता है, जो फ्लड पीक है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से समझो कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए, ध्यान से समझना, फ्लड पीक को, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आवश्यक होता है रीजनल फॉर्मूला बेस्ड ऑन स्टैटिकल, ठीक है, कोरिलेशन ऑफ, ठीक है, कोरिलेशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पीक एंड इंपॉर्टेंट कैचमेंट प्रॉपर्टी। देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो भी हमारा क्या होता है कि ऑब्जर्व जो पीक होगी, कुछ ना कुछ तो पीक होगी, क्योंकि हम फ्लड पीक की ही बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि ये जो एम्पेरिकल हो चाहे रेशनल हो, ठीक है, ये दोनों से क्या होता है, हमें क्या पता चलेगा, हमें मैक्सिमम हमें पीक देखने को मिलेगा, फ्लड पीक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी चीज को हमें क्या करना है, किसी भी कैचमेंट एरियाज में जो भी मैक्सिमम फ्लड होगा, पीक होगा फ्लड का, उसी चीज को हमें क्या करना है, नोट करना है, उसी चीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखो, टू सिंप्लीफाई द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ओनली अ फ्यू ऑफ मैनी पैरामीटर्स अफेक्टिंग फ्लड पीक्स आर यूज्ड। देखो जैसे फ्लड पीक होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो फ्लड पीक को अफेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, देखो फ्लड पीक को अगर कोई भी चीज अगर क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो उसको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई वेजिटेशंस हो, कोई ट्रीज वगैरह हो, ठीक है ना, सीयर फोर्सेस ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म जो है हमारा रेनफॉल हो, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो पीक डिस्चार्ज को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ डायरेक्ट क्या है, देखो इंपेरिकल का मतलब यही होता है कि हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे रिसर्च फॉर्मूलेज होते हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लड पीक को पता कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग पीक फ्लड को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिया, उन फॉर्मूले का यूज करके हम, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
जो हमारा मैक्सिमम फ्लड होगा या फ्लड पीक होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिकेंस फॉर्मूला है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो हमारा डिस्चार्ज है, ध्यान से समझना, जो हमारा डिस्चार्ज है ना क्यू, एक तो पहली चीज ध्यान से समझना कि यार जो हमारा क्या है कि यहाँ पे यूनिट्स है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज है ना वो क्या है, सी डी ए की पावर 3/4। क्या है, सी डी जो है वो डिकेंस कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 6 से लेके 30 के बीच में होती है। एग्जाम में अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसके वैल्यू, इसके बीच में कोई सी भी वैल्यू को रख के आप अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, सीडी की वैल्यू क्वेश्चंस में मेंशन रहती है। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ बेसिन है, जिसको स्क्वायर किलोमीटर में कंसीडर करेंगे। तो इस फॉर्मूले से हमें मैक्सिमम जो डिस्चार्ज है या जो मैक्सिमम पिक है, फ्लड पिक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रिव्स फॉर्मूला। रिव्स फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी आर, ठीक है ना, सफिक्स में ये आर है, A 2/3, A की पावर 2/3। अब देखो यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है कि जो फ्लड पिक मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा वो एरिया ऑफ बेसिन है। ठीक है, ए क्या है, एरिया ऑफ बेसिन है, और जो सी आर है वो रिव्स कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू 6.8 से 10.2 के बीच में हमें कंसीडर करना है। इसकी भी अगर आपके सेमेस्टर में यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सी आर और सी वी की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश फॉर्मूलाज क्या है, ये देखो, ये जितने हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे इंपीरिकल फॉर्मूलाज हैं, जिसको डायरेक्ट यूज करना है। कहाँ से आया, कैसे आया, इससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि ये इंपीरिकल है। ठीक है ना, इसको देखो, Q इज इक्वल टू 1 2 3 A अपॉन अंडर रूट A प्लस 10.4। ठीक है ना, ये अंडर रूट में है सारा वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि A क्या है, एरिया ऑफ बेसिन है, किसमें कंसीडर करेंगे, स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, और Q क्या है, हमारा डिस्चार्ज है, जिसको क्यूबिक में करेंगे। देखो, ये जो डिस्चार्ज है ना, यही हमारा क्या है, ये हमारा फ्लड पिक कह लो या फ्लो पिक कह लो। ठीक है, ये क्या है, फ्लो पिक है हमारा। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें रेशनल मेथड पढ़ना था फ्लड में, दूसरा एम्पिरिकल मेथड, थर्ड क्या था, फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज। तो देखो, फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज में क्या है, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस है, ठीक है, जैसे फ्लड हो गया, ठीक है, एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स नेचुरल इवेंट्स, ये क्या होता है, नेचुरल क्या है, कॉम्प्लेक्स इवेंट्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्या होती हैं, पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करना है, इसको एनालिसिस करना इस मॉडल को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें फ्लड फ्रीक्वेंसी का स्टडीज करनी है ना, तो इसमें कुछ डाटा की जरूरत होती है। ठीक है, जो आसानी से नहीं मिलता है बट मिल जाता है, ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे हिस्टोरिकल फ्लड डिस्चार्ज रिकॉर्ड, देखो लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 20 ईयर्स में, लास्ट 50 ईयर्स में, लास्ट 100 ईयर्स के डाटा को हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसीडर किया जाता है, उसको रीड किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, तो ये डाटा चाहिए हमें। ठीक है, वाटर शेड का कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि मैक्सिमम वो कौन सा, ठीक है ना, वाटर शेड जो है मैक्सिमम कितने एरिया को, कैचमेंट एरिया को किस टाइम में कवर किया हुआ था मैक्सिमम। देखो, रेनफॉल और रन ऑफ डाटा, देखो रेनफॉल कितनी हुई और रन ऑफ कितना हुआ डाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज के लिए। ठीक है, और फोर्थ वन है हमारा क्या है, स्ट्रीम फ्लो या फिर मेजरमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आता है हमारा डिजाइन स्टोन। ठीक है, देखो तूफान क्या है, ध्यान से समझो कि हम लोगों ने देखा कि कई बार क्या होता है कि
जब बारिश वगैरह होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, एक बवंडर टाइप का आता है, ठीक है। वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से क्या होती है, जो एयर्स क्या होती है ऐसे इसको इस तरीके से क्या होती है, वो रोटेट करती है, ठीक है। ये रोटेट करने का मतलब कि जो ये जो हमारी क्या होती है, जो स्टॉर्म होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ये क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो आसपास के एयर होते हैं ना, ये अपने आसपास के एयर के प्रेशर को क्या करती है, कम कर देती है, ठीक है। प्रेशर्स क्या होते हैं इसके आसपास, ये क्या होते हैं, ये कम होते हैं, और इसकी वेलोसिटीज क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। डेफिनेटली कहीं पे प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, डिजाइन स्टॉर्म के कारण भी क्या होती है, रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, ठीक है, यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म, ये जो हमारा डिजाइन स्टॉर्म है ना, बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम दो टाइप के डिजाइन को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं स्टॉर्म में। पहला पीएमपी और दूसरा क्या है, एसपीएस, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना, जो एक्सपर्ट हाइड्रोमेट्रोलॉजिस्ट जो क्या करते हैं, कंप्यूट इट यूजिंग मेट्रोलॉजिकल डाटा। देखो जो क्या होता है कि मौसम विभाग क्या करती है, अपना एक क्या करती है, डाटा होता है, उस डाटा को क्या करती है, यूज करती है, ठीक है। एडवांस जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जो एनालिसिस करते हैं। सेकंड क्या है, सिंपल एनालिसिस ऑफ पास्ट रेनफॉल डाटा डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल डाटा एंड, ठीक है, एक्सपर्टाइज। देखो अल्टीमेटली देखो डिजाइन स्टॉर्म में भी क्या होता है कि फ्लड की तरह इसमें भी क्या होता है कि जो लास्ट हमारा प्रेसिपिटेशन हुआ है, चाहे वो 20 ईयर्स में हो, 30 ईयर्स में हो, 25 ईयर्स में हो, उन सभी डाटा के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजंस को लेते हैं, ठीक है, डिजाइन करते समय। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे साइज ऑफ डैम, ठीक है, और डिजाइन फ्लड, जैसे को अगर ये मैं बात करूँ जैसे स्मॉल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, लार्ज हो गया, ये क्या है, डैम की कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मिलियन मीटर क्यूब में, तो ये 0.5 से, ठीक है, 1, ठीक है, से ये क्या है, 10 है, फिर ये क्या है, 10 से 60, और लार्ज क्या है, ग्रेटर देन 60। ये हमारा ग्रॉस स्टोरेज क्या है, इसके वैल्यूज मतलब जो होते हैं, स्मॉल के क्राइटेरिया क्या है, इंटरमीडिएट की क्राइटेरिया क्या है, और लार्ज की क्राइटेरिया क्या है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक जो हेड होता है, ठीक है, इसको मीटर में कंसीडर करते हैं, उसकी भी वैल्यू हमें इतना के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, ये कंपीटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रिस्क, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी फैक्टर। देखो होता क्या है, ध्यान से समझना कि जब भी किसी भी डैम को, किसी भी क्या है, वाटर चैनल को, वाटर स्ट्रक्चर्स को जब भी डिजाइन किया जाता है, तो वहां पे हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है, ये माना जाता है, एस्टिमेट किया जाता है कि किसी भी रिटर्न्स पीरियड में, किसी भी टाइम में जो फ्लड मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम मान के चलते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो कि पिछले 100 साल में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पिछले 100 साल में ये देखा जाता है कि हमारी जो फ्लड मैग्नीट्यूड थी, वो उसकी वैल्यू, अपर वैल्यू कितनी थी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए बात करते हैं